हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अंगद सिंह अवाना आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर। दोस्तों, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी वीडियो है, दूसरा वीडियो लेक्चर कह सकते हैं, दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा आ चुकी है और उस कक्षा को, उस क्लास को, उस वीडियो लेक्चर को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही इसी प्रकार अच्छे नोट्स आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण के बारे में हमने जाना था, अर्थव्यवस्था क्या होती है ये जाना था, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, इनके बारे में जान लिया था। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जान लिया था। ठीक है, और हमने क्या जान लिया था, वस्तु उत्पादन के 4 कारक होते हैं, इसके बारे में भी जान लिया था। हालांकि मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, वस्तु उत्पादन के जो 4 कारक होते हैं उनके प्रतिफल भी होते हैं, उसे भी आज समझते हुए चलेंगे। लेकिन विशेष रूप से आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे, आज हम जानेंगे बच्चों जीडीपी क्या होती है। ठीक है, इसके साथ साथ में जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है और केवल आय क्या होती है, ये हम आज की इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम वस्तु उत्पादन के 4 कारक देख लेते हैं। ये वस्तु उत्पादन के 4 कारक होते हैं। पहला कारक होता है पूंजी, ठीक है, दूसरा कारक होता है भूमि यानी लैंड, तीसरा कारक होता है श्रमिक और चौथा कारक होता है मजदूर। ठीक है, इनके प्रतिफल क्या होते हैं आइए जान लेते हैं। पूंजी का जो प्रतिफल होता है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है और पता नहीं क्यों यहाँ लिखना मैं भूल गया। ठीक है, तो इसका जो प्रतिफल होता है बच्चों, ठीक है, प्रतिफल किस चीज़ का, तो पूंजी का जो प्रतिफल होता है वह होता है ब्याज। ठीक है, देखिए जब भी कोई व्यक्ति कोई उद्योग लगाएगा, कुछ उत्पादन करने के लिए लगाएगा, किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए कोई कंपनी वगैरह खोलेगा, तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। ठीक है, पूंजी चाहिए। और पूंजी का जो प्रतिफल होता है, पूंजी अब वो कहाँ से लेगा, बैंक से लेगा, और बैंक उस पर क्या लगाएगा, ब्याज लगाएगा। तो पूंजी का जो प्रतिफल होता है वह होता है ब्याज। अब आइए भूमि देख लेते हैं। अब यदि कहीं वस्तु उत्पादन का कार्य होगा तो उसके लिए भाई भूमि भी तो चाहिए होगी। तो भूमि का जो प्रतिफल होता है वह क्या होता है, रेंट होता है, यानी लगान होता है। भूमि, अब मान लीजिए आसमान में तो लग नहीं सकती कोई कंपनी या उद्योग, भूमि पर ही लगेगा। और भूमि जिस भूमि पर लगाएंगे तो भूमि जहाँ या तो खरीदनी पड़ेगी या फिर रेंट पर लेनी पड़ेगी। तो भूमि का जो प्रतिफल होता है वह होता है लगान। ठीक है, लगान को इंग्लिश में बोलते हैं रेंट। ठीक है, रेंट। अब आइए श्रमिक की बात कर लेते हैं। श्रमिक का जो प्रतिफल होता है वह होता है बच्चों मजदूरी। ठीक है, मजदूरी या वेजेस। ठीक है, अब श्रमिक जो है वो अपनी मजदूरी तो लेंगे ही, तो श्रमिक का जो प्रतिफल होता है वह होता है मजदूरी। और उद्यमी जिस व्यक्ति की कंपनी होती है उसका जो प्रतिफल होता है वह होता है लाभ यानी प्रॉफिट। ठीक है, लाभ। अब कोई भी व्यक्ति यदि वस्तु उत्पादन का कार्य करेगा तो वो अपने लाभ के लिए ही तो करेगा। तो ये प्रतिफल आप जरूर जान लेना। पूंजी का जो प्रतिफल होता है वह ब्याज होता है, भूमि का जो प्रतिफल होता है वो लगान यानी रेंट होता है, श्रमिक का जो प्रतिफल होता है वह मजदूरी होता है, और उद्यमी का जो प्रतिफल होता है वह लाभ होता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आपने समाचारों में और नेताओं से बहुत सुना होगा कि हमारे देश की जीडीपी आसमान छू रही है, विश्व में सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर यदि कोई छंगाल लगा रही है, यदि कोई कूद रही है जीडीपी, तो वो हमारे देश की जा रही है, यानी बहुत तीव्र गति से जीडीपी बढ़ रही है। कहने का तात्पर्य ये है। तो जीडीपी क्या होती है आइए समझ लेते हैं। एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है,
एक वर्ष में, देखिए एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर, मान लीजिए ये हमारा देश भारत है, ठीक है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है, तो मैंने चतुष्कोणीय आकृति बना ली है, ठीक है। अब देखिए एक वर्ष में, एक वर्ष का टाइम है 1 ईयर का, ठीक है। एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर, किसी देश की निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब ये जो निश्चित सीमा है बच्चों, इसके अंदर एक वर्ष में जितनी भी चीज़ें उत्पादित होंगी, ठीक है, जितनी भी चीज़ें उत्पादित होंगी और जितनी भी सेवा उत्पादित होगी, सेवा बोले तो जैसे हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, होटल हो गया, इनका जो मूल्य होगा, और उत्पादित जैसे मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, ठीक है, हल्दीराम की नमकीन बन रही है, पार्ले जी के बिस्किट बन रहे हैं, इस सीमा के अंदर जितनी भी चीज़ों का उत्पादन होगा उन सभी के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। एक देश के अंदर होना चाहिए, देश की सीमा के बाहर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवा के मूल्य को जीडीपी में शामिल नहीं किया जा सकता। अगर इधर मान लीजिए कोई देश है, इधर पाकिस्तान है, तो इस देश में यदि कोई भारत का व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है तो उसके मूल्य को यहाँ नहीं ऐड किया जाएगा। या कोई भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश में, अफ्रीका में या फिर अमेरिका में कुछ कर रहा है, मतलब लाभ कमा रहा है, तो उसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। और हमारे देश के अंदर यदि कोई विदेश का व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, मान लीजिए सैमसंग की कंपनी है, ठीक है, सैमसंग मोबाइल की कंपनी है, सैमसंग, ठीक है, सैमसंग मोबाइल की कंपनी है और वो यहाँ पर उत्पादित कर रही है मोबाइल फ़ोन, तो उसे काउंट किया जाएगा। देश के अंदर चाहे देसी हो या विदेशी व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ें यदि उत्पादित कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे एक साल के अंदर, ठीक है। इसे डिलीट कर देते हैं। आया समझ में? यानी हमारे देश के या किसी भी देश की सीमाओं के अंदर कोई अपने देश का या विदेशी व्यक्ति कोई भी चीज़ उत्पादित करे, चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, उसके एक साल के मूल्य को जीडीपी कहते हैं, ठीक है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा देश भारत है, ठीक है, ये हमारा देश भारत है और हमारे भारत देश में टाटा कंपनी, ठीक है, टाटा कंपनी एक साल में 1000 रुपये कमाती है, ठीक है जी। और हमारे देश में सैमसंग कंपनी भी है जो बाहरी कंपनी है, ये एक साल में कितने रुपये कमाती है, तो मान लीजिए 300 रुपये कमाती है ये, ठीक है, सैमसंग कंपनी। हमारे देश में सेवा क्षेत्र में डॉक्टर्स भी हैं, तो डी फॉर डॉक्टर, ठीक है, और डॉक्टर मान लीजिए हमारे देश में कितने पैसे कमाते हैं, 200 रुपये कमाते हैं, ठीक है। ये पूरा सेवा क्षेत्र लगा लिया मैंने, होटल, हॉस्पिटल, ठीक है, ये सब 200 रुपये कमाते हैं। और एग्रीकल्चर भी है हमारे देश में, ठीक है, ये 100 रुपये कमाते हैं। तो मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि भाई सारे फील्ड ने मिलकर 1000 रुपये कमाए, बाहरी लोगों ने यहाँ हमारे देश में 300 रुपये कमाए, एग्रीकल्चर ने 100 रुपये कमाए, और जो सेवा क्षेत्र है यानी जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट हो गया, इन्होंने 200 रुपये कमाए। तो कुल कितने हुए, 1000 और 300 1300 हो गए, और 200 1500, और 100 कितने हो गए, 1600। तो जो हमारी जीडीपी है वो उसका जो एक वर्ष का मूल्य आएगा वो 1600 रुपये आएगा, और ये होगी हमारी जीडीपी, ठीक है, ठीक है। ये हमारे ये कुल मूल्य किस में शामिल होगा, फिर जीडीपी में शामिल होगा। एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा को इसमें शामिल कर लिया गया है, और एक वर्ष में हमारी जीडीपी हो जाएगी 1600 रुपये, ठीक है जी। तो ये है बच्चों, यानी हमारे देश में जो अंदर कमा रहा है उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा, और बाहरी अगर कोई जैसे सैमसंग कंपनी हो गई, एलजी कंपनी हो गई, ठीक है, ये कमा रहे हैं तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा। इसे कहते हैं जीडीपी। अब हम देख लेते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी क्या होता है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें भारत
के व्यक्तियों द्वारा कमाए गए पैसे को जोड़ा जाता है, भले ही वह पैसा विदेशों में कमाया गया हो। ठीक है जी। अब देखिए, ये हमारा देश भारत है, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें टाटा कंपनी ने कितना कमाया था भाई? 1000 रुपये कमाया था। ठीक है, हमारे देश के अंदर कितना कमाया था? 1000 कमाया था। सैमसंग कंपनी ने कितना कमाया था? तो मेरे ख्याल से 300 रुपये कमाए थे। ठीक है, मेमोरी अच्छी है मेरी। डॉक्टर्स ने कितना कमाया था? तो डॉक्टर्स ने 200 रुपये कमाया था। ठीक है, 200 रुपये कमाया था। एग्रीकल्चर ने एग्रीकल्चर ने कितना कमाया था? 100 रुपये कमाया था। और हमारे देश से बाहर मान लीजिए यह है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में कोई चिंटू नाम का C4 चिंटू नाम का व्यक्ति है, और इस चिंटू नाम के व्यक्ति ने कितने रुपए कमाए? तो मान लीजिए 1000 रुपये कमाए। 1000 रुपये कमाए। ठीक है, बाहर। अब मान लीजिए विदेश में हमारे जितने भारतीय हैं उन्हें इसमें चिंटू नाम दे देते हैं उन्हें। इन्होंने 1000 रुपये कमाए। तो देखिए टाटा का 1000 रुपये जुड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। टाटा का इसमें 1000 रुपये जुड़ेगा। ठीक है, इसमें चिंटू का भी 1000 रुपये जुड़ेगा। ठीक है, इसमें D4 डॉक्टर का भी 200 रुपये जुड़ेगा, और इसमें एग्रीकल्चर का भी 100 रुपये जुड़ेगा। लेकिन इसमें बच्चों सैमसंग का नहीं जुड़ेगा, क्योंकि GNP क्या होता है? GNP होता है, इसमें भारत के व्यक्तियों द्वारा कमाए गए पैसे को जोड़ा जाता है, भले ही वह पैसा विदेशों में कमाया गया हो। विदेशी पैसा इसमें नहीं जोड़ा जाता। तो ये कुल हो जाएगा मेरे ख्याल से 2300 रुपये। तो जो GNP है वो 2300 रुपये आएगा निकल के। ठीक है, तो इसे GNP कहते हैं। हमारे देश की सीमाओं के अंदर यदि कोई विदेशी कोई चीज़ उत्पादित कर रहा है और उसका जो मूल्य होता है उसे GNP में नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, और यही देश का असली पैसा होता है। यही देश का असली पैसा होता है। GNP ही देश का असली पैसा होता है। और GNP का फॉर्मूला होता है बच्चों, GNP बराबर GDP प्लस X माइनस Y। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है GNP का। X का मतलब क्या होता है? X का मतलब होता है भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय, और Y का मतलब होता है विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय। ठीक है, अब बताइए हमारा GDP कितना आया था? हमारा GDP आया था 1600 रुपये। ठीक है, अब जब मैं टाइप कर रहा था तो मेरे ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो पहले ही माइंड में चल रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ देखो GNP बराबर GDP प्लस X माइनस Y, GDP की जगह रख लिया हमने 1600 रुपया। ठीक है, X क्या है? भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित आय। मैंने कहा था कि भाई चिंटू ने 1000 रुपये कमाए हैं बाहर देश में, तो ये 1000 रुपये मैंने यहाँ रख लिया। और माइनस देखो सैमसंग कंपनी 300 रुपये कमा रही थी हमारे देश में, तो मैंने यहाँ माइनस 300 कर लिया, तो GNP 2300 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ भी आया था। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं बच्चों। X बराबर यदि Y हो, यानी जो हमारे देश के बाहर लोग विदेशों में कमा रहे हैं, हमारे देश के लोग जो विदेशों में कमा रहे हैं उनसे प्राप्त आय, और जो विदेश के लोग हमारे देश में कमा रहे हैं उनसे प्राप्त आय यदि बराबर हो, यानी GNP और GDP यदि बराबर हो जाए तो व्यवस्था संतुलित अर्थव्यवस्था संतुलित कही जाती है। क्या कही जाती है? अर्थव्यवस्था संतुलित कही जाती है। यदि GNP बराबर GDP या फिर X बराबर Y हो तो जो अर्थव्यवस्था होती है वह संतुलित कही जाती है। ठीक है, यदि हमारे देश के लोग दूसरे जो विदेशी लोग हैं जो हमारे देश में कमा रहे हैं, यदि हमारे देश के लोग X यानी जो विदेशों में कमा रहे हैं वे Y से ज़्यादा पैसे कमाने लगे। ठीक है, Y से ज़्यादा। Y कौन है? जो विदेश के लोग हमारे देश में कमा रहे हैं, यानी हमारे देश में ज़्यादा पैसा आए बाहर से, और हमारे देश से जो विदेशी लोग हैं वो पैसा कम लेके बाहर जाएं, तो हमें फिर क्या होगा? लाभ होगा। जब GNP बड़ा हो जाता है GDP से तो कोई भी देश हो तो उसे लाभ होता है बच्चों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, यदि X छोटा हो Y से, यानी जो हमारे लोग हैं विदेशों में वो कम आय कमाएं, कम पैसा कमाएं, किन से? Y से। Y कौन है? जो विदेश के लोग हमारे देश में हैं
उनसे अगर हमारे देश के बाहरी लोग कम पैसा कमाएं तो फिर अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था हो या कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उस देश की अर्थव्यवस्था को हानि होती है। और यदि x और y शून्य हो तो उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था है, ना वहाँ के लोग बाहर जाते हैं और ना बाहर के लोग उत्तरी कोरिया में जाते हैं, तो वो बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये आपने जान लिया। और ये जो फैक्ट मैंने अभी बताए हैं ये एग्ज़ाम पेपर में भर भर के आते हैं, भर भर के। ठीक है, बस इन्हें वहाँ ये एक्स वाई एक्स जीएनपी जीडीपी को देख के डर जाते हैं, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, अगर अब भी समझ में ना आया हो तो वीडियो पीछे करना और दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, जब जीएनपी में से मूल्य ह्रास निकाल देते हैं तो उसे एनएनपी कहते हैं। जीएनपी में से, जीएनपी हम अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, जीएनपी में से हम क्या निकाल देते हैं? मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है, ये देखो डी लिखा हुआ है, डेप्रिशिएशन। ये मूल्य ह्रास कैसे होता है? मान लीजिए कंपनी में कुछ मशीनें लगी हुई हैं तो उनमें टूट फूट भी होगी। ठीक है, आज मान लीजिए कोई मशीन 20 लाख रुपए की आई है किसी कंपनी में, तो 6 महीने बाद वो 20 लाख रुपए की तो नहीं होगी, 10 लाख या 8 लाख की हो जाएगी। जैसे आपका फ़ोन है, आपने नया फ़ोन ख़रीदा, 6 महीने उसे चला लिया, फ़ोन था 30 लाख रुपए का, तो अब वो 30 लाख रुपए का थोड़ा ही रहेगा। तो इसे ही मूल्य ह्रास कहते हैं। यदि कोई टूट फूट होती है, ठीक है, मशीनें ख़राब होती हैं उन्हें, और समय के साथ जब मशीनों का मूल्य कम हो जाता है उसे ही मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेप्रिशिएशन यानी डी। तब तो जब जीएनपी में से हम मूल्य ह्रास घटा देते हैं तो एनएनपी आता है। ये फॉर्मूला भी आप याद रख लेना, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डी। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये आ जाता है बच्चों एग्जाम में, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, मूल्य ह्रास। ठीक है, डेप्रिशिएशन इसे बोलते हैं, इसे याद रखना। और जब जीडीपी में से मूल्य ह्रास हम घटा देते हैं तो बचता है एनडीपी। इसे भी नोट कर लेना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। यहाँ घरेलू की बात हो रही है क्योंकि जीडीपी आ गई। जीडीपी में क्या है? घरेलू को देखा जाता है। ठीक है, और एनएनपी क्या होता है? एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, जीडीपी। ये एमपी का मतलब क्या है? घबराना नहीं है इसे देखकर, इसका मतलब है मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज़। ये एक फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसे आपको याद अवश्य करना है। अब देखिए मार्केट प्राइस क्या होता है? मान लीजिए एक बोतल है, ठीक है, पानी की बोतल, किसी और चीज़ की बोतल मत समझ लेना, ये पानी की बोतल है। ठीक है, ये बना दी मैंने पानी की बोतल। ठीक है, और इसका रेट क्या है? 20 रुपये है। 20 रुपये की आपको पानी की बोतल मिल जाती होगी। तो यही होता है एमपी, मार्केट प्राइस। इसे एमआरपी भी बोल देते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं? एमआरपी भी बोल देते हैं इसको। लेकिन एफसी क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? ये बोतल जब कंपनी में बनी होगी तो 20 रुपये की तो बनी नहीं होगी, मान लीजिए 12 रुपये की बनी। ठीक है, 12 रुपये की जब ये बनी तो इस पे कितना? 6 मान लीजिए, 6 रुपये टैक्स लगा होगा सरकार की तरफ से, और भाई 2 रुपये तो कंपनी वाले को भी चाहिए। 12 रुपये में तो ये इसका पूरा खर्चा आया मान लीजिए बनाने में, 6 रुपये लाभ के, नहीं 6 रुपये टैक्स के, और 2 रुपये कम से कम जिसने बनाई है उसे भी चाहिए। तो जब ये पूरे मिलकर 20 रुपये हो जाते हैं तो इसे कहते हैं मार्केट प्राइस या एमआरपी रेट। इस एमआरपी रेट में क्या जुड़ा होता है? टैक्स जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और लाभ जुड़ा हुआ होता है। तो यही है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट
प्लस टैक्स और माइनस सब्सिडीज़। यदि ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें सब्सिडी मिलती है, जैसे आपका यूरिया का खाद की बोरी आती है तो उसमें सब्सिडीज़ जुड़ी रहती है। पहले सिलेंडर आता था गैस सिलेंडर, उसमें सब्सिडी जुड़ी रहती थी। तो जीडीपी जो ये मार्केट प्राइस जीडीपी है, इसमें से फिर ये सब्सिडी निकाल देते हैं, ठीक है, और इसमें केवल जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट और टैक्स जोड़ते हैं, सब्सिडी निकाल देते हैं, तो फिर क्या आ जाता है, जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जीडीपी कैसे निकालते हैं। जीडीपी निकालते हैं जो फैक्टर कॉस्ट वाली जीडीपी होती है प्लस टैक्स उसमें जोड़ देते हैं और माइनस सब्सिडी कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। एमआरपी रेट किसे कहते हैं? एमआरपी रेट होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स। मैंने यहाँ बता दिया, ये देखो ये फैक्टर कॉस्ट है, 12 रुपये में मान लीजिए बनी और 6 रुपये इसमें टैक्स जुड़ गया, ये 2 रुपये इसमें 12 रुपये में ही जुड़ जाएगा, ये जुड़ा हुआ आता है फैक्टर कॉस्ट में पहले ही। लाभ जो किसी भी कंपनी का मालिक होता है वो पहले ही जोड़ लेता है, तो इसे चाहे आप 14 कर सकते हैं, 2 को हटा सकते हैं। तो जब फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जुड़ जाता है उसे ही एमआरपी या एमपी बोलते हैं। एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस। एमआरपी का मतलब आप जानते ही हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम किसे कहते हैं। किसी देश में एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश में एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अंतिम मूल्य वैसे मार्केट प्राइस ही होता है। ठीक है, तो भाई कोई देश है, ठीक है, देश, ये हमारा देश है। ठीक है, एक वर्ष में, एक वर्ष समय ले लिया, 1 ईयर। ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं, वस्तु जैसे पार्ले जी बिस्किट बन रहा है, कोई ट्रैक्टर बन रहा है, स्कूटी बन रही है, बाइक बन रही है, जितनी भी, नमक बन रहा है, चीनी बन रही है, तो ये सभी वस्तुएं। और सेवा क्या हो गई? मान लीजिए आप होटल में जा रहे हो तो होटल वाले को पैसे दे रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं स्कूल की फ़ीस दे रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो कॉलेज की फ़ीस दे रहे हो, यूनिवर्सिटी फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, ये सेवा हो गए। तो इन सभी के अंतिम मूल्य के योग को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। जब वस्तु प्लस सेवा इन सब को जोड़ देते हैं और जो भी इनका अंतिम मूल्य आता है, एमआरपी आता है या कह सकते हैं मार्केट प्राइस आता है, तो उसे एक वर्ष के उस संपूर्ण मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, इसमें विदेश से अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। मान लीजिए चिंटू बाहर कमा रहा है, चिंटू, ठीक है, चिंटू बाहर पैसे कमा रहा है विदेश में जाके। ठीक है, एक मिनट, चिंटू बाहर विदेश में जाके पैसे कमा रहा है और ये अपने, अब ये बाहर जाके कमा तो रहा है लेकिन इसके माँ बाप यहीं रहते हैं, ये भेज यहाँ रहा है, यहाँ का नागरिक है भारत का और यहाँ भेज रहा है, तो इसके पैसे को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि आ तो रहे हैं वे भारत में ही। भारत मतलब मैं भारत का उदाहरण दे रहा हूँ, किसी भी देश की बात हो सकती है। ठीक है, आ तो रहे हैं वे देश के अंदर ही, तो बाहर जो अपने देश के लोग बाहर विदेशों में कमाते हैं उस आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, घरेलू सेवा को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कोई बहन है वो कपड़े धो रही है, खाना बना रहा है कोई भाई अपने घर में, तो इन कार्यों को इस चीज़ से बाहर रखा जाता है। ठीक है, इन्हें नहीं जोड़ा जाता। अब मान लीजिए आप कोई नौकर इस कार्य के लिए रखेंगे, वो 10,000 रुपये लेगा। ठीक है, 10,000 रुपये लेगा। ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि भाई 10,000 रुपये की जगह कि मैं क्या करूं, मैं नहीं नौकर रखता, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तो आप अगर बाद में ये सोचे कि मेरे भी जो मैं 10,000 रुपये बचा रहा हूँ उनको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए, तो ऐसा नहीं होता। राष्ट्रीय आय में घरेलू सेवा जो होती है उसको नहीं जोड़ा जाता। बाहरी सेवा जो होती है जैसे ओयो की सेवा, होटल की सेवा, ठीक है, हॉस्पिटल की सेवा, तो उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, स्कूल की सेवा, विश्वविद्यालयों की सेवा। ठीक है, इसमें हस्तांतरण भुगतान यानी पेंशन, वजीफा और भत्ता को भी शामिल नहीं किया जाता। याद रखना, देखिए ये जो है ना, कथन और निष्कर्ष में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण, भुगतान, पेंशन, वजीफा, भत्ता आदि को शामिल किया जाता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, नहीं किया जाता। ठीक है, ओके जी। राष्ट्रीय आय को किस पर निकाला जाता है? एनएनपी पर निकाला जाता है। ये देखिए फॉर्मूला, राष्ट्रीय आय बराबर होता है एनएनपी
माइनस अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को जब हटा दिया, हम कर अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो एनएनपी में से जब हम क्या निकाल देते हैं, अप्रत्यक्ष कर निकाल देते हैं। मान लीजिए कोई 20 रुपये की बोतल है पानी की, ठीक है, वो बनी तो विशुद्ध रूप से 15 रुपये की है, 5 रुपये उस पर कर लगाया गया है, तो ये कर बाद में जोड़ा गया है। उत्पादित वस्तुओं पर ये कर, जब ये उत्पादित हुई थी तब ये कर नहीं था, तो इस अप्रत्यक्ष कर को जब हटा देते हैं तो उसके अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है राष्ट्रीय आय में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ इसे बोलते हैं। तो इसका जिक्र क्यों आया है बीच में, जान लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ करता है। एनएसओ बोले तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ करता है। पहले सीएसओ करता था, लेकिन 2019 में क्या हुआ, सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कर दिया गया और एनएसओ की स्थापना की गई। ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है ना बच्चों, ये 2019 में ही स्थापित हुआ है, ये भी आप याद रखना। और राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय किन कार्यालयों को मिलाकर स्थापित किया गया है, तो सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके ये बनाया गया है केवल एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल, सॉरी मेरे से थोड़ा सा ये बोलने में समस्या है, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, यानी सांख्यिकी ऑफिस, ये इसकी स्थापना की गई है 2019 में। आगे देख लेते हैं, वैसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। तो जो राष्ट्रीय आंकड़े होते हैं वो 1 अप्रैल के आसपास ही आते हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। हमारे जो वर्ष होता है वित्तीय वर्ष, उसकी शुरुआत जो होती है बच्चों वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। वह 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं होती, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, ठीक है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े के लिए प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इसमें चतुर्थ एवं पंचम क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता, ये भी बात आप याद रखना। और राष्ट्रीय आय जो होती है इसको 2 कीमतों पर निकालते हैं। पहला होता है चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। चालू कीमत जो वर्तमान में जो कीमत चल रही है, जब राष्ट्रीय आय को वर्तमान बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आलू का जो रेट है, आलू का रेट जो है वो 20 किलोग्राम 20 रुपये किलो है, ठीक है, 20 रुपये किलो है। और हमारे पास मान लीजिए कितना आलू हुआ, 100 किलो आलू हुआ, यानी पूरे देश में, तो कितने रुपए का हो गया, 2000 रुपये का हो गया, ठीक है। वहीं मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है और इसके पर्चे की जो फीस है, इसके पर्चे की जो फीस है वह 500 रुपये है। और इसके पास पूरे साल में मान लीजिए, मानते हैं ऐसा, वैसे तो एक ही दिन में आ जाते हैं 100 मरीज़, कि भाई 100 मरीज़ आ गए तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 5,0,0,0 यानी 50,000। तो 2,000 रुपये इसने कमा लिए आलू ने, और 50,000 मान लीजिए डॉक्टर ने कमा लिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 52,000, ठीक है, 52,000। तो ये हमारे देश की राष्ट्रीय आय हो गई, किस पर, चालू कीमत पर, यानी जो वर्तमान में कीमत चल रही है। लेकिन सरकार चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय नहीं निकालती, सरकार निकालती है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। वह क्यों, क्योंकि भाई अभी आलू की कीमत मान लीजिए 20 चल रही है, अगले महीने 30 हो गई और पिछले महीने मान लिया 15 ही रुपये रही थी, तो यहाँ पर एक सटीक आंकड़ा नहीं लग पाता, ठीक है। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय मापती है सरकार, और स्थिर कीमत के लिए एक आधार वर्ष तय करती है सरकार। क्या करती है, आधार वर्ष तय करती है। आधार, जैसे अभी तक आधार वर्ष चल रहा है वर्ष 2011 और 12, ठीक है। 2011-12 में जो वस्तुओं की और सेवाओं की कीमतें थी उनके आधार पर सरकार राष्ट्रीय आय निकालती है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार।
जब राष्ट्रीय आय को बीते हुए वर्ष को आधार मानकर निकाला जाता है तो उसे स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। हालांकि सरकार इसे 2022-23 करने को जा रही है, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं। शायद जनवरी 2026 तक हो सकता है या फरवरी 2026 तक हो सकता है। ठीक है जी। अब मान लीजिए भाई 2011-12 में 15 रुपये किलो था आलू। ठीक है, 15 रुपये किलो था आलू। 1 मिनट, 15 रुपये किलो था आलू। ठीक है, और आलू का उत्पादन कितना हुआ था? तो मान लीजिए 90 किलो हुआ था। अब ये कितना हो जाएगा? तो 4500 हो जाएगा। ठीक है, और इधर डॉक्टर के जो पर्चे की फ़ीस थी ये 4500 ही होगा ना। 9 पंजे 45 5 4 नहीं 45, ये कितना होगा भाई? मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, ये होगा बच्चों। ठीक है, ये 1350 होगा, 1350। ओके, अब मान लीजिए एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर के पर्चे की फ़ीस कितनी है? 2011-12 में कितनी थी? मान लीजिए 200 रुपये थी, और उसके पास मरीज कितने आते थे? पूरे दिन में 100 मरीज आते थे। तो इसकी कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 20,000 होगा। तो अब हम इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ सकते हैं। तो इतनी हमारी क्या निकल जाएगी? राष्ट्रीय आय निकल कर आएगी स्थिर कीमत पर। आज के समय की ये राष्ट्रीय आय होगी। आधार वर्ष भले 2011-12 का हो, लेकिन आज के समय में स्थिर कीमत पर ये निकल के आएगी। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय निकालती है। एक आधार वर्ष मान लेती है, जैसे अभी तक आधार वर्ष चलता आ रहा है 2011-12। 2022-23 को आधार वर्ष बनाने पर क्या चल रही है? सरकार अनुमति देने वाली है। वैसे 2022-23 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की 3 विधियां होती है। कौन कौन सी? पहली होती है उत्पादन विधि। इस विधि में किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है। ठीक है, उत्पादन विधि में भाई जितना भी उत्पादन हुआ है एक वर्ष में, जो उत्पादन हुआ है तो उसे जोड़ लिया जाता है। जैसे कोई भी उत्पादन वस्तु हो, आलू हो, गाजर हो, ठीक है, कोई फल हो, कोई बिस्किट का पैकेट हो, नमकीन का पैकेट हो, ठीक है, पेन हो, रबड़ हो, पेंसिल हो, ट्रैक्टर हो, कार हो, बस हो, जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तु में उत्पादित वस्तु प्लस डॉक्टर, ठीक है, सेवा की भी बात यहाँ हो रही है, इंजीनियर, सरकारी कर्मचारी द्वारा कमाया गया जितना भी मूल्य है, उत्पादित वस्तुएं, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी कर्मचारी द्वारा कमाया गया जितना भी मूल्य है एक वर्ष में, ठीक है, इसके अंतिम मूल्य को जोड़ लिया जाता है और जितना भी आता है उसे ही उत्पादन विधि से ज्ञात की गई राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, तो वो उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की जानकारी होती है, मतलब उससे। ठीक है, ओके जी, आय विधि से जान लेते हैं। इस विधि में देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादित मूल्य को जोड़ा जाता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का मूल्य हो। आय विधि में चाहे किसी पे भाई साहब किराया आ रहा हो मकान का, चाहे कोई ब्याज ले रहा हो, चाहे कोई मजदूरी कर रहा हो, चाहे कोई लाभ कमा रहा हो कंपनी से या किसी भी चीज़ से, कोई भी क्षेत्र हो, इसमें हर क्षेत्र के मूल्य को जोड़ लिया जाता हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो। ठीक है, इस विधि में देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादित मूल्यों को जोड़ लिया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम जान लेते हैं व्यय विधि के बारे में। इस विधि में एक वर्ष में किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में हुए खर्च के मूल्य को जोड़ा जाता है। व्यय का अर्थ होता है खर्च, और यहाँ खर्च को देखा जाता है, खर्च को जोड़ लिया जाता है कि भाई कहाँ खर्च हुआ। जैसे मान लीजिए किसी ने कहीं निवेश किया, किसी कंपनी में निवेश किया। अब मान लीजिए कोई नई कंपनी लग रही है, तो नई कंपनी जब लगेगी तो भाई ज़मीन लेने में भी खर्च होगा, उसकी बिल्डिंग बनाने में खर्च होगा, वहाँ मशीन रखने में खर्च होगा। कोई नया स्कूल खुला है तो ज़मीन लेने में खर्च होगा, ठीक है, और बिल्डिंग बनाने में व्यय होगा, टीचर्स रखने में व्यय होगा। इसी प्रकार जितना भी निवेश होता है, निवेश में जितना भी खर्च आता है, सरकारी कार्य में जितना भी खर्च आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये इंपोर्ट है, आई लगा लेना,
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और उपभोग में किया गया जितना भी खर्च होता है उस खर्च को जोड़ लिया जाता है और उस जोड़े हुए खर्च से ही राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। ये राष्ट्रीय आय जो निकलती है ये व्यय विधि से निकलती है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं बच्चों प्रति व्यक्ति आय के बारे में। प्रति व्यक्ति आय होती क्या है? प्रति व्यक्ति आय का अभिप्राय है किसी देश में एक व्यक्ति की एक वर्ष में प्राप्त होने वाली आय। एक व्यक्ति एक वर्ष में कितना पैसा कमा रहा है, जब उसका पता लगा लिया जाता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रति व्यक्ति आय का? सॉरी, मैंने राष्ट्रीय आय बोल दिया, यहाँ मैं प्रति व्यक्ति आय बोलना चाह रहा था। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है वास्तविक राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। यहाँ लिख देता हूँ मैं दोबारा से, वास्तविक, ठीक है, राष्ट्रीय, अच्छा ज़्यादा बड़ा लिखा गया भाई, आय और बटा जनसंख्या, जनसंख्या। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है वास्तविक राष्ट्रीय आय बटा, ये बटा है जनसंख्या। ठीक है, देखिए जितने भी हमारे देश की राष्ट्रीय आय है, वास्तविक राष्ट्रीय आय जितनी भी है, जब हम उससे हमारी जो 140 करोड़ की जनसंख्या है उससे भाग दे देते हैं और जो भी आंसर आएगा फिर वही हमारी प्रति व्यक्ति आय होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह देश के नागरिकों की समृद्धि को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण सूचक है। ठीक है, देश का नागरिक कितना समृद्ध है, समृद्धि का अर्थ है कितना सुखी है। ठीक है, कितनी शांति है देश के नागरिक के पास में। ठीक है, ये दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण सूचक है। मान लीजिए देश की जीडीपी कितनी भी बढ़ती रहे, यदि प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति यानी लोगों के पास पैसा नहीं है, तो फिर कैसी समृद्धि? प्रति व्यक्ति आय से ही पता चलता है कि क्या वास्तव में व्यक्ति के पास समृद्धि है कि नहीं है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय भारत में कितनी है? 2,28,000 रुपये, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक वर्ष में यदि कोई व्यक्ति 2,28,000 रुपये ही कमा रहा है तो क्या खाक कमा रहा है? कुछ नहीं। और ये भी तब है जब धन्ना सेठों के भी इसमें पैसे जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मन दुखी ज़्यादा हो जाएगा। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है अमेरिका। ठीक है, भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है फिलहाल? तो 2,28,000 रुपये है, याद रखना, ये करंट का डेटा है। प्रति व्यक्ति आय का अभिप्राय है किसी देश में एक व्यक्ति की एक वर्ष में प्राप्त होने वाली आय कितनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना 1968 नहीं 1867-68 करिए से 1867-68। ठीक है, 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। यानी भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। 1867-68 में बच्चों हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये थी। लेकिन ये 20 रुपये आज के 2 लाख रुपये पर भारी हैं। ठीक है जी, ये 20 लाख रुपए उस समय के बहुत ज़्यादा थे। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन इंडिया, और इसी में दादा भाई नौरोजी ने ये प्रति व्यक्ति आय का उल्लेख किया है। ठीक है, अब हम इनकम के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौद्रिक आय। ठीक है, मौद्रिक आय क्या होती है? किसी मेहनत के बदले मिली आय को मौद्रिक आय कहते हैं। मान लीजिए किसी को 1,000 रुपये सैलरी मिलती है तो वह उसकी मौद्रिक आय है। ठीक है, मेहनत कर रहा है बंदा कंपनी में या सरकारी कर्मचारी है, जो भी कुछ है, और उसके बदले उसे क्या दिए जा रहे हैं? 1,000 रुपये, 1,000 नहीं 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, तो ये क्या है? मौद्रिक आय है। फिर दूसरी आय होती है प्रयोज्य आय। ठीक है, प्रयोज्य आय। मौद्रिक आय से जब टैक्स घटा देते हैं और जो पैसा बचता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय कहते हैं। मान लीजिए ये 1 लाख रुपये कमाता है, ठीक है, और इसमें से 30,000 रुपये ये सरकार को टैक्स दे देता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जिसे बोलते हैं, 30,000 रुपये दे देता है। तो 1 लाख में से जब 30,000 जाएंगे तो 70,000 रुपये बचे। यही इस व्यक्ति की प्रयोज्य आय होगी। ठीक है,
प्रयोज्य आय। अब हम देख लेते हैं वास्तविक आय यानी रियल इनकम किसे कहते हैं। प्रयोज्य आय से कर्ज और खर्च घटाने के बाद बचे आय को क्या कहते हैं, वास्तविक आय कहते हैं। मान लीजिए ये खर्च है, ठीक है, खर्च है मान लीजिए 70,000 रुपये और कर्जा है मान लीजिए 40,000 रुपये, ठीक है। तो बचेगा कितना, खर्च कितना है, नहीं मान लीजिए इसके पास कितने बचे हैं, मैं ऊपर देख लेता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अच्छा 30,000 रुपये टैक्स में चले गए तो 70,000 रुपये बचे। अब मान लीजिए इसका खर्च और कर्जा दोनों मिलाकर कितने हैं, 40,000 रुपये हैं। हाँ, खर्च और कर्जा दोनों मिलाकर कितने हैं, 40,000 रुपये हैं। तो 70,000 में से जब हम 40,000 रुपये घटाएंगे तो 30,000 रुपये बचेंगे। मैं नोट्स सही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। क्या टाइम हो रहा है अभी, रात के 12:30 बज रहे हैं, तो हल्की सी थोड़ा हो जाता है। तो 30,000 रुपये बच्चों इसकी क्या होगी, वास्तविक आय होगी, ठीक है। जब हम एक बार और देख लेते हैं, देखिए जब मौद्रिक आय कहते हैं जब मेहनत करके कोई बंदा पैसे कमाता है तो सैलरी जो उसे मिलती है, चाहे वो 90,000 हो, 80,000 हो या 1,00,000 हो, उसे क्या कहते हैं, मौद्रिक आय कहते हैं। प्रयोज्य आय उसे कहते हैं जब उस आय में से, ठीक है, मौद्रिक आय में से टैक्स घटा देते हैं, ठीक है। और प्रयोज्य आय में से जब खर्च प्लस कर्जा घटा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक आय कहते हैं। और जो फिर बाद में आय बचे तो उसे कहते हैं वास्तविक आय। काला धन किसे कहते हैं, जब मौद्रिक आय में से टैक्स नहीं देते तो वह काला धन कहलाता है। मान लीजिए किसी की सैलरी है 3,00,000 रुपये, ठीक है, 3,00,000 रुपये है। अब 3,00,000 रुपये जो पर मंथ कमा रहा है तो वो कितने कमा रहा है भाई, देश पूरे साल में 36,00,000 रुपये, ठीक है, 36,00,000 रुपये कमा रहा है। तो अब क्या होगा, इस पर टैक्स बनता है, लेकिन ये टैक्स नहीं दे रहा, तो क्या होगा, जो ये पैसा टैक्स वाला पैसा जो बचा रहा है उसे काला धन कहते हैं। काला धन कोई काले काले कलर का नहीं होता, काला धन वही पैसा होता है जो टैक्स ना देकर बचा लिया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यदि आप अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को भैया सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना, ठीक है। कल एक नई वीडियो के साथ आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की ही नए टॉपिक पर वीडियो आएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।